ती है जो इन बीमारियों के अस्तित्व को और मरीजों की जरूरतों को आधिकारिक तौर पर मानती है। ये अपने आप में एक उम्मीद जगाता है। चलिए अब इलाज की उपलब्धता पर आते हैं। कौन कौन सी ईआरटीज भारत में मिल रही हैं? आपने जिक्र किया था कि कुछ उपलब्ध हैं। जी हाँ, जानकारी के अनुसार कुछ खास एलएसडीज के लिए ईआरटीज भारत में अब उपलब्ध हैं। जैसे गौचर रोग के लिए इमिग्लूसिरेज है, पोम्पे रोग के लिए एल ग्लूकोसिडेज अल्फा जिसका ब्रांड नाम मायोजाइम है, फैब्री रोग के लिए एगलसिडेज बीटा यानी फैब्राजाइम, और इसी तरह एमपीएस 1 और एमपीएस 2 के लिए भी क्रमशः लेरोनिडेज और इडुरासल्फेश जैसी दवाएं मौजूद हैं। लेकिन फिर वही बात, खर्च। ये सब बाहर से आती होंगी दवाएं। ज्यादातर हाँ, आयातित दवाएं हैं, और जैसा हमने पहले बात की, इनका सालाना खर्च लाखों से करोड़ों में है। ये एक बहुत बड़ी दीवार है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। तो क्या कोई और तरीका है? क्या कंपनियां कुछ मदद करती हैं? हाँ, कभी-कभी दवा कंपनियां कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम चलाती हैं। इसके तहत कुछ मरीजों को मुफ्त या रियायती दवाएं मिल जाती हैं, पर ये हर किसी के लिए नहीं होता और हमेशा के लिए भी नहीं। ये एक तरह की लॉटरी जैसा है, कह सकते हैं। हम्म। तो फिर ये जो खाई है, सरकार की नीति और मरीज की जरूरत के बीच, इसे कौन भर रहा है? कोई तो कोशिश कर रहा होगा। यहाँ पर गैर सरकारी संगठनों एनजीओज और मरीजों के अपने समूहों का रोल अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। एलएसडीएसएस का नाम तो खास तौर पे लेना ही होगा, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स सपोर्ट सोसाइटी। ये मरीजों का अपना समूह है। हाँ, ये मरीजों और उनके परिवारों द्वारा ही चलाए जाने वाला समूह है जो सालों से सरकार पर नीति बनाने और फंडिंग देने के लिए दबाव बना रहा है। ये वो लोग हैं जो खुद इस मुश्किल से गुजर रहे हैं और दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। वाकई इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। भी हैं जो नीति को ठीक से लागू करवाने, जागरूकता फैलाने और मरीजों के अधिकारों की वकालत करने में जुटे हैं। और सरकार की तरफ से एम्स दिल्ली का भी जिक्र हुआ था। हाँ, एम्स दिल्ली को दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र बनाया गया है ताकि कोई इसके बीच तालमेल रहे और रिसर्च को भी बढ़ावा मिले। ये सारे प्रयास मिलकर उस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं जो नीति के कागजों और मरीज की जिंदगी के बीच मौजूद है। पर यह सवाल फिर भी बना रहता है कि इन सब कोशिशों का फायदा देश के हर जरूरतमंद तक कैसे पहुंचेगा, खासकर जो छोटे शहरों या गांवों में है। हाँ, ये सवाल वाकई परेशान करने वाला है। खैर, थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। क्या विज्ञान हमें कोई स्थायी हल दे सकता है? क्या रिसर्च में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इन बीमारियों का जड़ से इलाज हो सके? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद तो है, और काफी मजबूत उम्मीद है, खासकर जीन थेरेपी और जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में। जीन थेरेपी मतलब जीन को ही ठीक कर देना? हाँ बिल्कुल, ये तकनीकें बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के बजाय बीमारी की जड़ यानी वो खराब जीन, उसको ही ठीक करने का लक्ष्य रखती हैं। सुनने में तो ये एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये वाकई हो रहा है? अब ये सिर्फ कल्पना नहीं रही। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो मांसपेशियों की एक दूसरी गंभीर आनुवंशिक बीमारी है, उसके लिए तो हाल ही में अमेरिका के एफडीए ने कुछ जीन थेरेपी को मंजूरी भी दे दी है, जैसे एलिविडिस नाम की एक थेरेपी। अच्छा, तो ये एलएसडीज के लिए भी उम्मीद जगाता है? हाँ, ये एलएसडीज के लिए भी एक बड़ा संकेत है। और हमें पता चलता है कि पोम्पे, फैब्री और गौचर जैसे एलएसडीज के लिए जीन थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इनमें अक्सर एक बदले हुए वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, वायरल वेक्टर कहते हैं उसे, ताकि वो सही जीन को मरीज की कोशिकाओं तक पहुंचा सके। अगर ये कामयाब हुए तो इसका मतलब होगा कि जीवन भर चलने वाली महंगी ईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो क्रांतिकारी होगा। सिद्धांत रूप में तो यही उम्मीद है। एक बार जीन ठीक हो गया तो शरीर खुद ही जरूरी एंजाइम बनाने लगेगा। ये आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी। बेशक, इसमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। सुरक्षा का सवाल है, ये कितना असरदार होगा ये देखना है। और हाँ, शुरुआती खर्च शायद बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये दिशा भविष्य के लिए आशा की एक मजबूत किरण तो है ही। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे लगातार जो असंभव लगता है उसे संभव बनाने की कोशिश में लगा है। ये सुनकर सच में सुकून मिलता है। लेकिन जब तक ये भविष्य हकीकत नहीं बनता, तब तक तो हमें आज की चुनौतियों से ही निपटना होगा। इसमें मरीजों और उनके परिवारों की आवाज, उनकी वकालत यानी एडवोकेसी कितनी मायने रखती है। ये आवाज ही सब कुछ है। जैसे हमने पहले भी कहा ना, नीतियां बन जाती हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने, उनमें सुधार लाने
और उनका फायदा सही लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार दबाव और जागरूकता की जरूरत होती है। और ये काम मरीजों के संगठन और उनके परिवार ही सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो इसे जी रहे हैं। किस तरह के काम करते हैं ये संगठन? मतलब एडवोकेसी में क्या-क्या शामिल है? कई लेवल पर काम करते हैं, जैसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को शुरुआती लक्षणों के बारे में शिक्षित करना ताकि निदान जल्दी हो सके, आम जनता में जागरूकता बढ़ाना कि ये बीमारियां भी होती हैं, सरकार से लगातार गुहार लगाना कि इलाज के लिए पर्याप्त फंड दिया जाए। और दवा कंपनियों से भी बात करते होंगे? हाँ, दवा कंपनियों पर नैतिक दबाव बनाना कि वे दाम कम करें या भारत में ही दवा बनाने की संभावना तलाशें। और हर साल फरवरी के आखिरी दिन दुर्लभ रोग दिवस मनाना, उस दिन खास आयोजन करके इन भूली बिसरी बीमारियों को सुर्खियों में लाना, ये सब अथक प्रयास हैं। लगता है जैसे कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई चल रही है। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, इन सब प्रयासों के बावजूद भारत में अभी भी बहुत सी बाधाएं बाकी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अफसोस की बात है, पर यह सच है। इलाज का अत्यधिक खर्च वो सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। राष्ट्रीय नीति के तहत 50 लाख की मदद एक शुरुआत है, पर वो नाकाफी है। और निदान? निदान की सुविधाएं अभी भी बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। गांव देहात में स्थिति बहुत खराब है। नीति बन गई है, पर उसका जमीनी कार्यान्वयन अभी भी धीमा है, कहीं-कहीं अस्पष्ट भी है। मतलब नियमों को समझना और उनका लाभ उठाना मरीजों के लिए आसान नहीं है। और परिवारों पर जो बीतती होगी। हाँ, और इन सब के ऊपर परिवारों पर पड़ने वाला अथाह भावनात्मक और आर्थिक बोझ, उसकी तो हम शायद कल्पना ही कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जद्दोजहद है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी बातचीत से क्या समझे हम? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स ये सिर्फ मेडिकल शब्द नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों की कहानियां हैं, गंभीर, दुर्लभ, लेकिन जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हाँ, और हमने देखा कि विकसित देशों में व्यवस्थाएं थोड़ी बेहतर हैं, पर भारत ने भी एक महत्वपूर्ण सफर शुरू किया है। राष्ट्रीय नीति आई है, मरीजों के आंदोलन मजबूत हुए हैं, उम्मीद की किरणें हैं, प्रगति दिख रही है, लेकिन मंजिल अभी वाकई दूर है। तो हमारे सुनने वालों के लिए शायद ये मतलब है कि जागरूकता पहला कदम है। इन बीमारियों के बारे में जानना, समझना, और ये कि विज्ञान और इंसानी कोशिशें दोनों मिलकर बदलाव ला सकते हैं, भले ही रास्ता लंबा और कठिन हो। और हाँ, अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। एक तरफ मौजूदा इलाज का पहाड़ जैसा खर्च है, दूसरी तरफ जीन थेरेपी जैसी भविष्य की उम्मीदें हैं, जिनमें शायद एक बार में इलाज संभव हो, पर उनका शुरुआती खर्च भी शायद बहुत ज्यादा हो। इन दोनों के बीच संतुलन साधते हुए भारत अपने सभी एलएसडी मरीजों के लिए, चाहे वो बड़े शहर में उत्कृष्टता केंद्र के पास हो या दूर दराज के गांव में, इलाज तक न्यायसंगत पहुंच कैसे सुनिश्चित कर सकता है। ये सिर्फ एक नीतिगत सवाल नहीं, ये एक नैतिक चुनौती भी है, जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा।